फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक बारी फिर आपका स्वागत है। हम फिर आ चुके हैं अपनी अगली श्रृंखला में एक और कड़ी को जोड़ने, जिसमें हम विस्थापित परिवारों के किसी भी सदस्य से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे विभाजन का सच जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं मैडम रविंदर कौर जी, जिनका जन्म तो एक स्वाधीन भारत में हुआ था 1955 में, लेकिन इनके पास बहुत सारी कहानियां हैं, माँ बाप से जुड़ी हुई, दादा दादी से जुड़ी हुई, नाना नानी से जुड़ी हुई, जो ये हमारे साथ साझा करने आई हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है CIPS में। मैम का जन्म 17 जुलाई 1955 में दिल्ली में ही हुआ था। वहाँ से चली हुई रेलगाड़ी जब उनको अमृतसर से लेकर और फिर दिल्ली लेकर आ गई, उसके बाद की जर्नी, उसके बाद की यात्रा आज तक चल रही है। मैम हमें बताइए आप कि आपके माता पिता कहाँ से आए थे? हमारे पापा तो आए थे जिला गुजरात पिंड हरिया से, और मम्मी जो है वो मंडी पाउदीन से आई थी। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी जब वो आए थे? पापा की 14 साल की थी और मम्मी 7-8 से के थी। अच्छा, और आपके दादाजी दादी जी क्या काम करते थे? दादाजी का क्या व्यवसाय था? हमारा दादाजी ठेकेदार थे। किस चीज़ के मैम? वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली आते थे, अपना काम करते थे, 3-4 साल अच्छे से कमा लिया, फिर वापस चले गए। बस से लेके बोरियाँ, वो कहते दादी जी बताते बोरियाँ भर के ले जाते थे, फिर वहाँ पूजा पाठ करते, बहुत पाठ करते थे। जब फिर पैसे ख़त्म हुए फिर दिल्ली में आ जाते और फिर काम करके फिर ले जाते। तो आपके उस समय में आपके कोई सगे संबंधी रहते थे दिल्ली में? नहीं, वो सिर्फ काम के लिए आते थे? रहते थे, हमारे रहते थे सगे संबंधी, मतलब कि हमारे दादाजी के ताया चाचा जी जो थे वो दिल्ली में ही रहते थे। तो इसके अलावा कुछ और काम आपके चाचा चाची वगैरह सब एक ही परिवार में सब रहते थे इकट्ठे ही? तो और आपके मम्मी की तरफ से, आपकी माता जी मम्मी की तरफ से मामा थे, हाँ, नानी थी, दादाजी नाना जी थे, उनका मासी क्या काम थी। था? उनका क्या काम था? हमारे नाना जी का नाम था नानक सिंह। अच्छा, और नानी का नाम था राज कौर। और क्या काम वगैरह करते थे? व्यवसाय क्या था परिवार का? ये कुछ नहीं पता मेरे को। नहीं, कोई क्या करते थे ये अब कुछ नहीं पता। मतलब कि उनके हमारे मम्मी के चाचा जी वगैरह जो थे वो लाहौर में रहते थे, जबकि शुरुआत तो लाहौर से ही हुई है। जब निकलने का काम शुरू से हमारे मम्मा बताते थे कि चाचा जी हमारे नाना जी को चिट्ठियाँ भेजते थे, कहते जल्दी निकलो कि पार्टीशन होने वाली है। तो हमारे नाना जी कहते कोई नहीं सानू कट सकता, असी इत्थे ही रवांगे। पर जब फिर बहुत ज़्यादा शोर हो गया तो फिर उनको निकलना पड़ा, और वो निकल के पहले उधर गए भरतपुर की साइड में। आपके नाना जी का परिवार? नाना जी, अच्छा, नाना जी भरतपुर की साइड में निकले। वहाँ पर उनको ज़मीनें भी अलॉट हो गई, मकान भी अलॉट हो गए, सब कुछ अलॉट हो गया। पर उन्होंने बोला कि हम खेती बाड़ी थोड़ा करेंगे, हम खेती बाड़ी, इसलिए उन्हें वहाँ सब कुछ छोड़ के दिल्ली आ गए। दिल्ली में कहाँ रहते थे मैम वो? दिल्ली अंधा मुगल। अच्छा, अंधा मुगल, ये गुलाबी बाग के पास? गुलाबी बाग पास है, अच्छा, अंधा मुगल में रहते थे। और आपके दादाजी और परिवार कैसे आया हमारे इधर? दादाजी का परिवार तो आया था मिलिट्री के ट्रक में। अच्छा, उनका सामान और वो, क्योंकि हमारे दादी जी के जो भाई थे वो अमृतसर के थे, अमृतसर में रहते थे। तो वो उन्होंने ही जो मिलिट्री के जो वो प्रोफेसर थे वहाँ पर, अच्छा, उसके हमारे पापा के मामा जी प्रोफेसर थे। जी, और फिर उनको मिलिट्री ट्रक में सामान निकाला, उनको निकाला और वो अमृतसर में पहुँच गए। अच्छा। तो कुछ ऐसी बात है जो आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने कभी आपके साथ साझा करी? दादाजी तो हमने देखे ही नहीं। अच्छा, क्योंकि 47 में उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? अमृतसर में। जब वहाँ से इधर आ गए? अमृतसर में उनकी डेथ हो गई। तो जब दादाजी बीमार इसलिए हो गए कि उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा मर गया, वो पार्टीशन में मर गया। तो क्योंकि वो बहुत 6-7 भाई उनके गुजर चुके थे पहले, तो इसलिए उनको वो इतना शौक लगा कि वो बीमार हो गए। तो बंटवारे के टाइम में इधर आने में पिताजी आपके जो बिछड़ गए थे क्या परिवार से? हाँ जी, बिछड़ गए। वो हमारी अपनी बहन के साथ आ गए, हमारी बुआ जी के साथ आ गए थे। अच्छा, तो आपके पिताजी को इसके बारे में नहीं पता था? नहीं पता था, उनका हमारे दादाजी को नहीं पता। फिर बाद में पता लगा
तो जैसे ही फिर वो अमृतसर पहुँचे तो तबीयत तो ख़राब थी उनकी, उन्होंने इतने वो पाठ करते कि उन्होंने अपने सांस रोक के रखे हुए थे। जैसे ही रात को गए, पहुँचे, मिलने का कहते मेरे को ठंड पै गई, प्राण दे दी। तो आपके परिवार ने मैम कभी भी आपके पिताजी ने या इधर आपकी मम्मी ने आपके साथ कोई बात साझा तो की होगी कि क्या तकलीफ़ें रहीं, विभाजन के बारे में क्या घर में बातें होती थी? क्योंकि हमने ये सुना है जिनसे भी हम बात करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें कभी जान ही नहीं पाए थे कि हम कभी घर लौटेंगे नहीं, कि बस हम निकले, हमें लगा थोड़े दिन की बात है, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था। अच्छा। वो ये था कि वो हमारी दादी जी बीमार हो जाती थी, क्यों थे वहाँ पर उनको बहुत रहाइश थे, बहुत रईसी में पले हुए थे, कि जबकि वो कहते थे मेरा जो सोने के फूल है ना कुर्सी पर, वो भी 25-25 तोले के थे। अच्छा। मैं बहुत रईसी में, तो यहाँ आके फिर अपने सब कुछ ही ख़त्म हो गया, तो फिर वो परेशान हो जाती, जब फिर डिप्रेशन में चली जाती थी। तो आपके पिताजी ने कभी बात साझा करी कि कैसे निकले हम वहाँ से, कैसे आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसे कुछ नहीं करना। कि मम्मी ने करी थी कि जब हम गाड़ी में से आते थे तो फिर शोर डल जाता था, वो गाड़ी आ गई गाड़ी, और वहाँ देखते थे कि सारी गाड़ी कटी पड़ेगी, ये अच्छा। लोगों को मार दिया, और फिर मुसलमानों को मारा, पहले हिंदुओं को मारा उन्होंने, फिर हिंदू जो थे वो गाड़ी दूसरी आदमी मुसलमानों के तो उनको मार देते। मतलब बहुत हालात ख़राब थे उस टाइम, ये था। तो वहाँ से आके फिर आपके पिताजी, आपकी फैमिली दाद के कहाँ सेटल हुए यहाँ पे? पहले तो अमृतसर में रहे, हाँ जी। फिर दिल्ली में आ गए, क्योंकि हमारे पापा दिल्ली में थे, हमारी बुआ जी वगैरह दिल्ली में थी, तो फिर हमारी दादी भी दिल्ली में आ गई। अच्छा। दिल्ली में आने के बाद फिर हमें 1950 में मकान अलॉट हुए। कहाँ पे? विजयनगर में। अच्छा। पहले तो बैरकों में रही, इधर हडसन लाइन में। जी। तो हमारे जो फूफा जी थे वो उस डिपार्टमेंट में थे जिसमें मकान अलॉट कराने वाले थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने सारे, हमारी जो अपनी लाइन है वो पूरी की पूरी हमारे रिश्तेदारों की है। पूरे अच्छा, विजयनगर में हम अच्छा। माने जाते थे कि सरदारों की लाइन है, वहाँ मत जाना। मगर इतना तो उन्होंने सबको, हमारे सब रिश्तेदारों को उन्होंने अलॉट करवाए थे मकान 1950 में। तो अलॉटमेंट आपको मतलब इतनी दिक्कत नहीं झेलनी नहीं, ज़्यादा पड़ी? नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हडसन लाइन था तो वो तो अब बनाए, जब उसकी हालत कंडीशन तो बहुत ख़राब थी, अभी तक ख़राब थी। 1988 तक उसकी ख़राब थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने पर्चियाँ बांटी तो मकान बने तो बने, पर हम 1950 में ही इधर आ गए। तो आपको यहाँ आके ज़मीन मिली थी? नहीं, मकान बने हुए मिले थे? 2 रूम, भाई एक रूम था, एक किचन थी, और आगे पीछे लॉन था। अच्छा। अच्छा, चाहे एक परिवार में कितने भी व्यक्ति को ना हो, पर वही मिलता था? नहीं, 3 थे, 3 को 100 गज का मिलता था। अच्छा। अगर 3 से ज़्यादा है, 4 या 5 है, उनको 200 गज का मिलता है। ये अलॉटमेंट है 200 गज की वैसे। अच्छा। तो हमारे में 3 लोग थे तो इसलिए हमें 100 गज का मिला था, फिर उन्होंने पार्ट कर दिए थे। अच्छा। मैं 3 से ऊपर है तो 5 या 6 तो उन्हों को 200 गज का मिलता था, जो उससे कम है तो उसको 100 गज का मिलता था। अच्छा, और आपके पिताजी कितने भाई बहन थे? बहन भाई तो 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, तो ये बंटवारे से पहले? 3 थे सिर्फ लोग, हमारी बुआ जी, हमारे पापा और हमारी दादी। तो जिनकी शादी हो चुकी थी वो कहाँ रहते थे? वो भी विजयनगर में, एक तो विजयनगर में रहते, हमारे साथ में ही अच्छा, मकान वो था, भी इधर आ गए थे? उन्हीं के साथ ही आए थे ना हमारे पापा। हम्म। सबसे बड़ी बुआ जो हमारी थी वो हमारे साथ में ही रहती थी, अच्छा। और 3-4 घर छोड़ के रहते थे। तो दूसरी बुआ जी थे, वो उनके हस्बैंड जो थे इनकम टैक्स ऑफिसर थे पाकिस्तान से ही। तो अच्छा। वो फिर उधर चले गए हिसार में, अच्छा। उनके वो हिसार में रहे हैं सारे। और आपकी नानी जी कितने भाई बहन थे? ऐसा ध्यान कुछ सबसे मुलाकात नहीं हुई आपकी? होती थी, अब जब छोटे होते, तो अब छोटे। बहुत देर हो गई है, कभी ध्यान नहीं दिया। आपने छोटे होते कभी सुना था कि घर में बंटवारे की बात हो रही है और तकलीफ़ों के बारे में बात हो रही है और बंटवारा क्यों हुआ है इसके बारे में बात हुई है? कभी ध्यान पड़ता है मैम आपको? बंटवारे की बात तो क्या हमने पढ़ा ही है, भी क्यों हुआ बंटवारा,
हमने पढ़ाई है, पर उनकी ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी पापा ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि भी क्यों हुआ। बस क्योंकि हमने जो पढ़ा है वही पता है कि हमें कैसे ऐसे क्यों बंटवारा हुआ। तो सरकार की तरफ से आपको जो लगता है जो मदद मिली है वो ठीक मिली है? ठीक थे। दादी बताते भी मकान अलाट हो गए तो पर किस्तें थी, उसका पैसा देना पड़ा हमें। अच्छा, हाँ, तो वो उसको ऐसा नहीं था कि फ्री ऑफ आपने, कॉस्ट हाँ, नहीं है, हमें उसको पैसे देने पड़े, हमें किस्तें देनी पड़ती थी कि 400 रुपया की 200 रुपये कितने ऐसे थी, मतलब पर उस क्योंकि समय के लिए तो 400 या 200 रुपये भी। बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर दादी जी ने अपना सारा सोना बेचा। तो वो सब ला पाए थे वो वहाँ से? हाँ, थोड़ा बहुत लाए थे, अच्छा। थोड़ा बहुत अच्छा। ले आए थे। जी। पर जो फिर जितना सोना तो कम लाए थे, बर्तन सारे आ गए थे, अभी तक पड़े हमारे पर्स, अरे वाह। बर्तन पुराने पाकिस्तान के। अच्छा। हाँ, वो ज़्यादा आ गए थे। ट्रंक है, उसमें सामान था, सूट, मतलब कि वहाँ लूट मार इतनी थी, खूब खींच लेते थे सब। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत वो मिलिट्री के ट्रक में जो आया वो आ गया, क्योंकि माँ दादी जी के भाई वगैरह ने निकलवाया था। जी। बस जी। बाकी तो कहते, हमारी बुआ जी की बेटी बताती थी, कहती हमारा नाना जी का घर इतना बड़ा था कि पूरा ट्रक अंदर जा सकता, इतना बड़ा गेट था उनका। इस बात का अफसोस सभी विस्थापितों को रहा है कि अपने बहुत, बहुत बड़ा घर और हवेली छोड़कर एक दोबारा से संघर्ष की जिंदगी शुरू करनी बिल्कुल पड़ी। बिल्कुल। तभी तो हमारी दादी जी बीमार हो जाती थी, थोड़े दिन के बाद वो डिप्रेशन में चली जाती थी। जब उनकी डेथ हुई तब भी वो डिप्रेशन में ही थी। और यहाँ के फिर मैम आपके फादर ने क्या काम शुरू किया? हमारे पापा ने किया था कि वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। अच्छा। क्योंकि उनके मामा जी का बेटा था, वो ब्रह्मशल में थे, ब्रह्मशल में थे, फिर उन्होंने इनकी नौकरी लगवाई थी। तो फिर वे ब्रह्मशल में काफ़ी देर पेट्रोल पंप पे काम करते रहे। अच्छा। फिर अपने होता रहता है, ये शादी के लिए दिल्ली में वापस आए, छुट्टी लेके आए, पीछे से उन्होंने निकाल दिया। फिर उन्होंने काफ़ी, पापा ने बहुत संघर्ष किया अपने, फिर डीटीसी में लगे हैं। तब मैरिज टाइम तो वो बेकार था, मतलब कि बेरोजगार थे उस टाइम। मेरी छोटी सिस्टर पैदा हुई तो फिर उनकी जो नौकरी थी वो लगी डीटीसी में, फिर काफ़ी साल डीटीसी में रहे। अच्छा, तो आपके पिताजी को कभी ऐसा लगा कि बंटवारा नहीं हुआ होता तो हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते? वो तो है ही, वो तो बहुत था। कभी बात करते थे वो इस बारे में हाँ, आपसे? क्योंकि हमारे पापा भी बहुत जल्दी डेथ हो गई, 47 ईयर के थे तो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, या, तो आप बता रही हैं वो तो आए थे तो 14 साल की उम्र 14 थी, साल की। तो इसका मतलब ज़्यादा इधर नहीं, जीवन नहीं जिया। हमारे साथ ठीक है, हम ये था कि हम रात का खाना हम इकट्ठा खाते थे। पापा बैठते थे, सब बैठते, सब अपने अपने सारे दिन की जो डिस्कशन है, जो हमारे साथ हुआ, सब हम शेयर करते थे। शायद वहाँ के आए हुए परिवारों की बहुत खूबसूरत बात है कि सब एक बारी बैठ के, चाहे दिन के सारा दिन का पंछी उड़ के आके जब अपने डेरे पे बैठेगा तो सब एक दूसरे से बात करेंगे और अपनी बातों को साझा करेंगे दूसरे से। अब तो वो भी माहौल नहीं रहा, बस कि जब हम पापा थे तो हम सब, अब भी हम इकट्ठा खाना खाते हैं रात को। बहुत अच्छा। आज भी मैम आप उसी घर में रहते हैं जो अलॉट हुआ था, वहीं रहते हैं? तो उसमें तो बहुत यादें जुड़ी होंगी, आपकी दादी जी भी वहीं रही होंगी। दादी जी की डेथ हुई 72 में। मम्मा आप 2 साल पहले गुजरी हैं। अच्छा। और भाई भी हमारा गुजर गया, वो उसको 5 साल हो गए हैं। कुछ बस और हम, बात याद है मैम आपको, कभी उन्होंने जिक्र किया हो बंटवारे के बारे में या कोई और तकलीफ़ के बारे में, कुछ भी ऐसा? जब वो कहते थे कि जब हम भरतपुर से यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, मकान लाट हुए अंदर, उसमें अंधा मुगल में। फैमिली इनकी बड़ी थी, चाचा जी ताया जी सब इकट्ठे रहते थे, तो उनको 4-5 प्लाट मकान लाट हुए। लाट होने के बाद फिर बीच में लोग बड़े निकम्मे होते हैं जो, उन्होंने उसको छीन ली उनके, कि भाई इनको 4 क्यों मिले गए।
ये क्योंकि हमारे नाना जी का अपना ही रोब था। अंधा मुगल में अब भी जाओ और इस टाइम तक भी बोलो कि नानक सिंह के घर से आए हैं तो सब जानते हैं, जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं उनको। अच्छा, तो ये तो बहुत एक मतलब ऐतिहासिक सी बात है कि लोग इस पहचान को कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि शायद एक बहुत उन्होंने अपनापन था लोगों में। अपनापन ये था कि हमारे नाना जी ने, जब ये आरएसएस थी, इन्होंने एक दिन जुलूस निकाला कि हम ऊड़ा आड़ा नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे नाना जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी टाइम दूसरे दिन ही नीचे स्कूल खुलवा दी, और जहाँ पंजाबी सिखाने का सिर्फ प्रोग्राम था। अच्छा, तो ऐसा कुछ भी आपके परिवार या और लोगों को झेलना पड़ा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए? वही है, तो हमारे नाना जी का मतलब कि बहुत हेल्पफुल था। दादाजी का तो हमने देखा ही नहीं, कि उन पता ही नहीं। नाना जी के लिए हमने देखा हुआ है, तो वो हेल्पफुल था बहुत ज़्यादा। उनका घर स्टेशन के पास था। रात को जाना, जैसे घूमने जाए या सैर करने जाए, तो जो भी वहाँ पर भूखा प्यासा बैठा है या नंगा बैठा है, उसको अपने घर ले आते थे। उसको खिलाया पिलाया, कपड़े दिए। बहुत ज़्यादा अमीर तो थे नहीं, पर फिर भी उन्होंने बहुत किया। सबके लिए बहुत दया भाव प्रेम सबके बहुत लिए। बहुत ज़्यादा। उनकी भी डेथ जल्दी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबा वो भी नहीं जिए। मैं 5 ईयर की थी जब उनकी डेथ हुई है। इस कारण से, बंटवारे के कारण से आपके जीवन में भी कुछ संघर्ष भाव आया होगा, क्योंकि आप बंटवारे के कुछ साल बाद आपका जन्म हुआ। हाँ, तो आप अपने बारे में बताइए मैम, कहाँ पढ़ाई की? मैंने दिल्ली में ही पढ़ी हूँ। मैं तो हडसन लाइन में पैदा हुई हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़। पहले वो छोटे कॉरपोरेशन के स्कूल थे, जी। तो टेंटों में भी पढ़े हम। अच्छा। पहले टेंट थे, हाँ। टेंट थे, टाट पे बैठते थे, पढ़ते थे। फिर उसके धीरे धीरे होते होते स्कूल बनने, छोटे छोटे स्कूल बनने शुरू हुए। फिर स्कूल बनने के बाद बस फिर दिल्ली में ही रह गए, दिल्ली में पढ़ाई की पूरी। फिर गवर्नमेंट स्कूल बन गए बड़े वाले भी, तो वहाँ पढ़े हम। फिर उसके बाद फिर दिल्ली बोर्ड में, दिल्ली बोर्ड के क्लियर किए 11th, जी। तो फिर मिरांडा में हमारी एडमिशन हुई। CIPS के सौजन्य से ये जानना कितना ज़रूरी है कि आज हमारे पास मिरांडा हाउस की एक अलमना हमारे साथ जुड़ी हैं, जो विस्थापित परिवार से बिलोंग करती हैं। तो ये एक और हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है, और आज ये हमारे साथ यहीं पे सेंटर में है। और ये बहुत आते वक्त बहुत इनको अचंभित लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय कितना बदल चुका है, कितना तरक्की कर रहा है। तो आपने क्या पढ़ाई की मैम? मैंने पास कोर्स किया था। अच्छा, तब पास पास किया। कोर्स और ऑनर 2 ही थे सिर्फ। हाँ जी। मैंने पास कोर्स किया था। तो उसके बाद आप अपनी जर्नी उसके बाद मैंने बताइए। एमए करा। अच्छा, इकोनॉमिक्स एमए हूँ मैं। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, से? वो अच्छा। उधर से मेरठ यूनिवर्सिटी से। जी फिर जी। उसके बाद बीएड करी। अच्छा बीएड महाराष्ट्र, हरियाणा से। अच्छा। महर्षि दयानंद जी आचार्य जी, से, हाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी से है। करी। अच्छा, उसके बाद आप क्या पढ़ाती थी? मैंने टीचिंग की है थोड़े देर। जब मेरी जॉब लगी थी तो छुट्टियां हो गई, छुट्टियों में मैं घर आई। मतलब कि घर में तो हमारे पापा की डेथ हो गई। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मम्मा परेशान रहती थी, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो फिर जीवन यापन का क्या साधन बना मैम? हमारे पापा बिजनेस करते थे साथ में थोड़ा, जैसे वो तो डीटीसी में थे, जी। पर थोड़ा सा बिजनेस येलो डस्टर्स का तब हाँ। से है ना, 1964 से हमारा काम है। अच्छा। तो फिर उसी के साथ फिर पापा करते थे, तो फिर भैया ने शुरू किया उसी बिजनेस। मैंने उसके साथ ही उसको हेल्प करी। अच्छा, तो आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कुछ हाँ, ऐसा? हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो आप आज भी करते हैं वही काम? मैं उसको अभी भी चला रही हूँ। अब बहुत कम हो गया। अपने टाइम में तो हम बहुत काटा है, बहुत माल खुद काटते थे, खुद बनाते थे अच्छा। और खुद सप्लाई करते थे। बहुत मशीन से पिको करी, पिको करना होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पिको करी है, पर कि अपना यही तो मतलब उसी को हमने इतना बढ़ावा दे दिया कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। पूरे दिल्ली के पूरे पेट्रोल पंप्स, 80-90 पेट्रोल पंप्स थे जिन पे हम सप्लाई करते थे। अच्छा, तो फिर तो सब आपको मतलब जानते होंगे कि ये सब यही परिवार देखता है। सब जन बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जितने पेट्रोल पंप्स है तकरीबन दिल्ली के हमारे थे।
सब में जाते आज भी चलता है ये काम मैम? आज भी जाते हैं। बहुत काम हो गया। वो खुद होता तो और लेता और प्रोडक्ट देख लेता, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उसी को करते हैं। करती हूँ मैं भी, अभी भी उसको मैंने बंद नहीं करना। जब तक मैं कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। तो आप उनके सपने को जी रहे हैं। मैं उसको बंद नहीं करूँगी। तो ये तो यात्रा बहुत ही अभूतपूर्ण है। कहाँ से बंटवारे से अलग हुए, फिर यहाँ आके आपके माता पिता सेटल हुए, फिर यहाँ से आपकी पैदाइश हुई, फिर आप पढ़े, फिर आज आप अपने परिवार का ही बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो आप एक बहुत खूबसूरत सपना पूरा कर रहे हैं। विभाजन के बारे में मैम आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विभाजन के बारे में क्या सोचती हैं आप? होना नहीं चाहिए था, पर यह है कि पॉलिटिशियंस, क्या बोलूँ उनको, उन्होंने पॉलिटिशियंस की अपनी लड़ाई में ये दोनों पार्टीशन हुए। नहीं तो आम जिंदगी चल रही थी, ठीक थी, कोई फ़र्क नहीं था। आज भी मैं पाकिस्तान होके आई हूँ। अच्छा, हाँ, मैं पाकिस्तान होके आई कब हूँ। गए थे आप मैम? मैं 92 में गई थी। अच्छा, तो आपको कैसा लगा वहाँ जाके? ठीक है, अब वो माहौल तो है नहीं, पर वहाँ के जो हम लाहौर में, मैं लाहौर के बाज़ार में गई थी जी। तो वहाँ पर मेरे को लेडीज़ मिली थी। वो बड़ी खुश थी कि आप भी इंडिया से आए हो। क्यों, वो खुद अमृतसर की रहने वाली थी। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आप, उन्होंने बहुत स्वागत करा हमारा। आप अकेले गए थे? नहीं, पूरा जत्था जाता है ना। हाँ जी। तो हाँ जी। उसमें गई थी मैं। अच्छा, तो और अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा वहाँ जाना? कैसा लगा, कि अपनापन लगा कि नहीं बस अब जहाँ रहते हैं वही नहीं, ठीक है? बस गुरुद्वारे में जब मैं गई हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ पहुँचूँगी। कौन से गुरुद्वारे गए थे मैम? पंजा साहब, अच्छा, पंजा साहब। पंजा साहब, ननकाना साहब और डेरा साहब, तीनों में। तीनों में। बाकी पंजा साहब देखने के लायक है। अच्छा। ठीक है, वो अपना उन्होंने बनाया हुआ साइड में रूम्स हैं। वो जब गुरुद्वारे जब होता है, प्रोग्राम होता है, तो वो खोल बंद कर देते हैं। नहीं तो उनका अपना डिपार्टमेंट है उनके। जैसे हमारा MCD है ना, उनका उनका ऑफिस बना हुआ है। और गुरुद्वारा बीच में छोटा सा है, मतलब कि बहुत अच्छा है। और पंजा साहब में जहाँ पंजा लगा वहाँ पे हम हाथ लगा के आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर गुरुद्वारे में आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी। सबने मदद करी? हाँ, मतलब कि रूम तो कम ही थे, फिर हम सामने था मकान, कोई तो मुसलमान थे वो। अच्छा। उन्होंने हमें अपने रिहाइश में रखा। ठीक है, किराया लिया, जो किया कुछ भी किया, मतलब कि उन्होंने अपने मकान खाली करके हमें रखा था वहाँ। अच्छा, वहाँ जाके कोई असुविधा तो नहीं हुई? किसी ने कुछ गलत बोला हो या वैसी बात की हो, लगा ऐसा कुछ? एक लाहौर के बाज़ार में ही हम गए थे, मैंने कुछ चुन्नी देखी, मैंने कहा भी चुन्नी मैंने लेनी है, तो मैंने उसको बोला कि नहीं मेरे को पसंद, पर उसने बहुत रूडली बोला कि आप हो इंडियन बेकार। तो फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उठ के आगे। वो बाकियों ने बताया था कि बोलना कुछ मत, जो कुछ रूल बोले तो मत बोलना, आगे जवाब मत देना। मैं चुप के आगे वापस आ गई, पर वो उसने बहुत गंदा बोला था। ऐसी बातों से चोट तो पहुंचती है, क्योंकि आप 1992 की बात कर रही हैं और तब तो कुछ ही साल हुए थे आज़ादी लिए हुए, तो ऐसे तो काफ़ी घाव मिलता है। और कोई एक्सपीरियंस भी हुआ मैम, ऐसा आपको लगा? कैसे गए थे आप पाकिस्तान? बाय ट्रेन। ट्रेन से गए थे? कहाँ से? वाघा बॉर्डर से? वाया बॉर्डर, अमृतसर से वाया वाघा बॉर्डर, और फिर आपको आगे रावलपिंडी। अच्छा। रावलपिंडी में तो उन्होंने हमें घुमाया था, बसेस जेब लेक दे के दी थी, वहाँ घुमाया था। बाज़ार वगैरह आसपास नहीं जाने देते, मतलब कि एक लिमिटेड एरिया है जिसमें हम घूम सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो हम कहे कि हम रावलपिंडी में हमारे मकान है, जब देखने जाए नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते? नहीं, सिर्फ लिमिटेड एरिया है कि आप यहाँ पर घूम सकते हो, आगे पीछे नहीं आते। वहाँ उनका है टेक्सला है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें तो देखने भी नहीं देते। और ये है कि जाना आना जो है वो रात को है, दिन में नहीं जा सकते, वो ट्रेन जाती ही नहीं दिन में। मतलब यहाँ से अगर आप जाएंगे तो रात की यात्रा करके सुबह पहुँचेंगे? हाँ जी, नहीं, रात को ही पहुँचेंगे। अच्छा,
जब आप अमृतसर से हाँ, रहते हैं? उनकी परमिशन है कि रात को ही सारा करना है। फिर वहाँ से भी हम निकले जब तो रात में ही, रात में निकले तो मतलब जब लास्ट में लाहौर से निकले तो वो था कि वो दिन में थोड़ा था, क्योंकि आधे घंटे का रास्ता है वाघा बॉर्डर का, तो वो दिन में था, बाकी सारा रात में था। अजीब सारा नहीं लगा मैम? वो पूरी ट्रैवलिंग हुआ है रात में। ट्रेन रोक देते हैं उसके अपने वाघा बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से उनका जो है ना, क्या नाम भूल गया उनका, जो स्टेशन है, हाँ। स्टेशन जो है वहाँ पर ट्रेन रोक देते हैं। अच्छा। रात होएगी शाम पड़ेगी तब वो चलाएंगे। 3 ट्रेन जाती हैं। अच्छा। मेरे टाइम तो 3 जाती थी, अब पता नहीं कितनी जाती है, मैंने बताया। आप वहाँ पहुँच के आपने सेफ फेल किया? हाँ, मतलब कोई नहीं परेशानी? नहीं, वहाँ बहुत सेफ था। उनकी इतनी पुलिस थी कि कोई कुछ बोल नहीं सकता था उस एरिया में। पंजाब साहब में तो कुछ बोल नहीं सकता था कोई। और जब इधर आए लाहौर में आए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा था। मतलब कि रावलपिंडी में उसमें पंजाब साहब में तो सिंधी परिवार सेवा करते हैं, सिंधी परिवार पूरा। और सिंधी परिवार को लाहौर आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। वो आके लाहौर आके सेवा नहीं कर सकते, तो वहीं रहते हैं? वहीं रहते। रावलपिंडी में, लाहौर में भी नहीं आते, डेरा साहब में बिल्कुल नहीं आ सकते, ननकाना साहब में भी नहीं आ सकते। ननकाना साहब बहुत सुंदर बना हुआ। तो ऐसा नहीं लगा मैम कि जो हमेशा एक ही थाली में भी खा लेते थे, एक जैसी बात भी कर लेते थे, दोस्ती का एक रिश्ता था, सद्भाव था, वो कितना बदल गया है? बिल्कुल, वो तो देखो जी अपना, अब जैसे कम्युनिटी होएगी वैसे बन जाएगा। वहाँ खड़े होके कभी सोचा आपने कि ये क्या गवाया हमने, क्या पाया है? कुछ ऐसा लगा? जो देखा ही नहीं तो उसको हम क्या कह सकते, क्या गवाया हमने। देखा होता तो हमें पता होता कि भी इतना गवा लिया और इतना हमें पाया। और उन इलाकों में आप जा ही नहीं पाए जहाँ पुराने थे? जाना ही नहीं देते। वो तो है कि पता नहीं कैसे जाते, मुझे नहीं मालूम, कि ये तो गुरुद्वारे वाले लेके जाते हैं ना जत्था, तो उसमें गए थे। अच्छा। तो वो क्योंकि हमारे सारे गुरुद्वारे जितने हैं वह सब उधर ही रह गए। बहुत सारी हमारी चीज़ें, हमारे शक्तिपीठ भी कुछ उधर, मंदिर, बहुत कुछ रह गया। बहुत कुछ उधर है। जबकि पहले तो पंजाब इकट्ठा ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चोट है। हाँ, बहुत बड़ी चोट है। 5 दरिया थे, अब 2 दरिया इधर हैं, 3 दरिया इधर हैं। हाँ बिल्कुल। दिलों के लिए भी और देश के लिए भी बहुत बड़ी चोट थी। बहुत है। और कुछ आपको मैम याद आता है, कुछ किस्सा या कोई बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, कभी घर में सुनी हो बात? वही हमारे साथ एक मेरी फ्रेंड है, उसने बताया था, उसने बताया था कि जब हमारी वो निकला था, हम जब दादी हमारी निकली थी, वो भी इधर की पैदा हुई हैं। वो कहते जब हमारी दादी निकली हैं तो भी काफ़ी उस साइड में, जयपुर की साइड से हम निकले, पर जयपुर के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। अच्छा। वो कहते उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, सब कुछ रखा भी अपने घर में। फिर निकलते निकलते इधर आ गए पोंटा साहिब की तरफ। जी। पोंटा साहिब की तरफ आए तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी, तो फिर वहीं रहना शुरू हो गया। अच्छा। और फिर वहाँ से आगे वहीं पोंटा वहीं रहते थे? वहीं रह गए। जैसे हम वहाँ से निकले दिल्ली आए तो वो दिल्ली रह गए, तो ऐसे ही हुआ। तो जब आप के परिवार मैम इधर सब पहुँचे तो यहाँ सब लोगों से प्रेम सद्भावना सब मिला? मतलब एक बिल्कुल अलग जगह से आ जाओ, फिर आप आगे कहीं बस जाओ, पास पड़ोसी सब ठीक थे? हाँ, पर तकरीबन ऐसा था कि मैं बता ना, हमारी लाइन पूरी अपने रिश्तेदारों की थी। हाँ जी। तो इसलिए हमें अजीब नहीं लगा। और जो आसपास वाले थे वो भी उसी एरिए के ही आ गए थे। जबकि हमारे जो पड़ोसी थे वो पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी थे, और इधर आके भी वो हमारे पड़ोसी थे। अभी भी हैं वो। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मतलब कि इतना बुरा नहीं लगा, क्यों कहते, क्योंकि अपने ही परिवार थे सारे, तो इसलिए बुरा नहीं लगा। जब ये बारके बनी थी, बैरकों में बहुत कुछ होता था,
आते तो पहले हडसन लाइन में बैठकें थी, मिलिट्री बैरक्स थी, बिल्कुल। वहाँ पर रुके। वो सारी की सारी चोरियाँ भी बहुत होती थी। अच्छा। भी ओपन था ना, बिल्कुल। ओपन था तो चोरियाँ भी बहुत होती थी। खाने को भी प्रॉपर नहीं मिलता था, राशन मिलता था पर उतना नहीं मिलता था जितना कि पूरा हो सके। तो मैम इसमें आपने ये तो सुना और आपने बताया कि अलॉटमेंट हुए, मकान मिल गए, लेकिन उस समय की सरकार ने कुछ लोगों की नौकरियों के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ किया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सब ने जो अपनी कोशिश की वो अपनी ही वो की। अपनी कोशिश से ही है। लेकिन ऐसा कुछ आप नहीं। सबको जो मकान मिले उस सबके आपने पैसे चुकाए? पैसे चुकाए हुए हमने। उसके मतलब कितना है या मुझे याद नहीं कितना था। मैं दादी बताते थे कि हमारे भाई की लोड़ी थी तो वो कहते मैं आज किस्त नहीं दूंगी, मैंने अपने पोते की लोड़ी मनानी है। तभी पता कि वो किस्तें दी हुई हैं, किस्तों पे हमें मकान मिला हुआ। आज है आपके पास उसके पक्के कागज है ना सब? हाँ, अब तो पूरी लाइट, अब तो पूरे कागज हैं। तभी बनवा लिए थे, और तभी तो नहीं बना, दादी जी के बाद ही बने हैं कागज जी पूरे। जी तो पूरे जी। और कुछ मैम ऐसा जो आप हमारे को बताना चाहें, कुछ आज की जनरेशन को करना चाहें? क्योंकि हम जिन भी परिवारों से मिले हैं अभी तक, उनका एक बहुत ध्येय रहा ये बताना हमें कि बहुत प्यार था पहले आपस में, लोगों में बहुत एक तरह का समझौता, प्यार भाव, बहुत परिवार एकजुट होके रहते थे। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये सब बदलता गया है, लोगों पे भरोसा कम हो गया, वो विश्वास तो कम हो गया। नेचुरली बात है कि जब ऐसे पार्टीशन में होगा, जब कुछ होएगा तो भरोसा तो कम, पर नहीं, कई बार अच्छा भी लगता है कि भी वो परिवार पुराने मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है। क्योंकि जब बताते हैं कि हमारे दादाजी के इतने रईस थे कि किसी के घर में अदरक नहीं होता तो हमारे दादाजी के घर में होता था। तो जो भी आता था कहते ज़रा ज़्यादा रख देना, भी मिल जाता था। तो यादें संजो के रखी हुई हैं आपने। और कुछ आप साझा करेंगे मैम आगे आने वाले स्टूडेंट्स को, या बंटवारे के बारे में या देश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वैसे ही होना दिल्ली नहीं यूनिवर्सिटी चाहिए। की अलमना हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इतनी अच्छा सेटल होने के बाद भी फिर वो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, राइट्स हुए हैं, पर उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। हमारे नाना जी की तरफ का काफ़ी, हमारे गली में तो कोई घुस नहीं सका, क्योंकि हमारा सरदारों का मला तो उन्होंने कहा भी इस घर में नहीं, इधर लाइन में नहीं जाना, बाकी लूटो भेजा। पर हमारे मामा जी वगैरह शादरे में रहते थे, वो काफ़ी दिन कैंप में रहे, मकान छोड़ के घर में कैंप में रहे। फिर उन्होंने बाद में उनको बेच ही दिया और दिल्ली इधर ही आ गए, तिलक नगर साइड में सारे। पर होना नहीं चाहिए। अब जो भी रॉयट्स भी हुए, चलो गलती किसकी है किसी की बात कुछ समझ नहीं है। बिल्कुल। वो हमको कहते हैं आप गलत हो, वो हम कहते हैं उनको आप गलत है, पर कुछ की किसकी गलती है कुछ पता नहीं है, क्या हुआ क्यों हुआ कुछ नहीं पता, पर होना नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे सेंटर तक आए हैं, इतना हमें समय दिया है, आप ये सब बात साझा कर रही हैं, क्योंकि आप अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने दादाजी दादी जी, नाना जी, सबकी एक मिल्कियत लेके आगे चल रही हैं, वो भी प्रेम भाव की, वो भी शायद मेहनत की, जो आप सब लोगों ने उस तरह की एक ज़िंदगी को जिया है। तो रविंदर कौर जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। मैं बस यही कहूँगी कि कारवां गुज़र गया है और गुबार देख रहे हैं, लेकिन सबका मैसेज, सबका संदेश यही रहता है कि प्रेम से रहिए, सद्भाव से रहिए, और ये कोशिश करिए कि एक और विभाजन की तरफ हम लोग ना जा पाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप हमारे सेंटर तक आएँ। और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहाँ, इस इंटरेक्शन को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। शुक्रिया सर, क्या नाम है उस कमिश्नर का कि जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। जी। नहीं तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि दोबारा यूनिवर्सिटी में भी आऊँगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ तक आई हैं, और ये एक कोशिश है हमारे वाइस चांसलर सर की, प्रोफेसर योगेश सिंह जी की,
जिन्होंने परिकल्पना की ऐसा एक सेंटर बने और जहाँ पर हम लोगों के जीवंत जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो वो अपने साथ साझा करना चाहते हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए वो कुछ हम लोग संजो के रख पाएँ, जान पाएँ आगे लोग कि कैसा रहा विभाजन, कैसे रहे परिवार, कैसे रहा द्वंद्व, कैसे रही उनकी ज़िंदगी। मैं आभारी हूँ इस सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर श्री प्रकाश सर की भी, जो निरंतर हमें अग्रसर करते रहते हैं, नई नई चीज़ों की तरफ मार्गदर्शन करते रहते हैं। आभार व्यक्त करूँगी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंदर जी का, जो लगातार सेंटर को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और मैं प्रोफेसर ज्योति त्रेन शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर CIPS, और मेरे साथ मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट कैमरामैन गुरजीत सिंह जी, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बने रहिए और हमारे साथ इन सब कहानियों के साथ अपने जीवन को साझा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।